हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का एक चैप्टर है, यूनिट 2 का एक चैप्टर है संप्रेषण के प्रकार। और आज की इस वीडियो में हम आपके इसी चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए, यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी ही बातें हमें कवर करनी है, जैसे कि हमें कवर करना है कि संप्रेषण के प्रकार कितने तरह के होते हैं। साथ में हमें यहाँ पर समझना है कि संप्रेषण में कौन सी चुनौतियाँ या कौन सी बाधाएं आती हैं, तो इसको भी हमें आज के इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। बस यही कहूँगा, सारी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। दोस्तों, अगर हम बात करें संप्रेषण के प्रकार की, तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। एक अमौखिक, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में समझें या कम्युनिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा अलग तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर अभी हम हिंदी के सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर संचार या संप्रेषण को पढ़ रहे हैं, तो संप्रेषण सिंपल सा है। 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं, अमौखिक, मौखिक और लिखित। ठीक है, इसे आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार के तरीके हैं या ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम बात करते हैं, जिससे कि हम संचार करते हैं। अब ये क्या है, कैसे हैं, एक एक करके हम सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अमौखिक संप्रेषण की। अब देखो, अमौखिक संप्रेषण क्या होता है? जहाँ पर बोला ना जाए, जहाँ पर बिना बोले बातें हो। अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों, हाव भावों आदि का उपयोग किया जाता है। देखिए, अमौखिक संप्रेषण में हम क्या करते हैं? चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोई साइन प्रयोग करते हैं, संकेत होते हैं, कुछ सांकेतिक तरीके होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, हाव भाव का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है अमौखिक संचार या अमौखिक संप्रेषण। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है। मान लो आप चाय की दुकान पर गए और आपने चाय वाले ने आपसे पूछा कि सर आपके लिए कितनी चाय रेडी करूं, और आपने फिंगर दिखाकर कह दिया 2। बस आपने फिंगर दिखा दी 2, तो वो समझ जाएगा चाय वाला कि 2 चाय रेडी करनी है। इसी तरह आप कहीं और भी जाते हो या आप डेली लाइफ में कई बार हाव भाव का प्रयोग करते हो, अपने हाथों से इशारा करते हो, आंखों से इशारा करते हो, या कई तरह से संकेत करते हो। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो कि अमौखिक संचार या अमौखिक संप्रेषण में आता है। सभी ज्ञात संस्कृतियों में संकेतों, चिन्हों एवं प्रतीकों का अमौखिक संप्रेषण प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाना प्राप्त होता है। मतलब जितनी भी हम संस्कृति ज्ञात हैं आज के टाइम पर अगर हम देखें, तो दुनिया भर में संकेतों, चिन्हों या प्रतीकों का अमौखिक तौर पर प्रयोग होता रहा है। और दोस्तों, मैं सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये बताऊँ, अगर हमने बोलना शुरू किया, मतलब बोलना नहीं, बोलने को साइड रखिए, जब हमने संचार शुरू किया था, जब हमने बातचीत करनी शुरू की थी, तो कैसे किया था? पहले तो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी ना, पहले तो हम बोलते भी नहीं थे। हाँ, तो हम कैसे करते थे बातचीत? हम पहले इशारों का, संकेतों का प्रयोग करते थे, चिन्हों का प्रयोग करते थे। बात करना हमने सांकेतिक रूप से ही तो शुरू किया था। पहले हमारे पास कोई भाषा थोड़ी ना थी। भाषा को तो हमने बाद में डेवलप किया। पहले हम सांकेतिक रूप से ही शुरू में जब हमारा अस्तित्व आया धरती पर, तो शुरू में हमने ऐसे ही बोलना शुरू किया था। वो अमौखिक भाषा ही थी जिससे हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, अमौखिक संप्रेषण में चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। चिन्हों को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अभी आप मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप हाईवे पर जा रहे हैं या कहीं भी आप आ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कई सारे चित्र या कई सारे साइन देखने को मिलेंगे, साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एरोज देखने को मिल जाते हैं कि इस साइड जाइए, इतने किलोमीटर पर आपको हाईवे मिलेगा, या इधर मुड़ना है, या कई सारे दूसरे चिन्ह बने होते हैं जो कि आपको कई सारी जानकारी दे देते हैं। अब शौचालय का अपना एक चिन्ह बना होता है। ठीक है, हम पहचान जाते हैं, दूर से ही देखकर, किसी साइन को ही देखकर समझ जाते हैं कि ये एक शौचालय है या नहीं है। ठीक है, ऐसी भी आप चीज़ें पहचानते हैं डेली लाइफ में। कई सारे प्रतीक होते हैं। प्रतीक प्रतीक को समझना एवं परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है। इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो। प्रतीक दोस्तों, जैसे कि हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, हमें कोई प्रतीक, कोई साइन या कोई चित्र मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा, या इसका मतलब ये होता है। थोड़ा कठिन होता है इसका अंदाज़ा लगा पाना, लेकिन प्रतीक भी एक तरीका है जिससे हम संचार करते हैं या जिससे हम कुछ समझते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, बेसिक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात एवं सुचारू संचालन, हाथों के संकेतों द्वारा किया जाना, सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए साइन बोर्ड का प्रयोग किया जाना अमौखिक संप्रेषण के ही रूप हैं। इसी प्रकार लाल बत्ती होने पर गाड़ियों का रुक जाना और हरी बत्ती होने पर गाड़ियों का चलना तथा कक्षा में अध्यापक द्वारा मेज थपथपाकर चुप हो जाने का संकेत करना भी अमौखिक संप्रेषण है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे उदाहरण आपको मिल जाते हैं अमौखिक संप्रेषण के। अमौखिक संप्रेषण के उदाहरण ये भी हैं कि जब ट्रैफिक पुलिस होती है तो वो हाथों से इशारा करती है कि आ जाइए या वहीं पर स्टॉप हो जाइए, कार को रोक दीजिए। वो हाथों से कई सारे इशारे करके ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही सड़कों पर यातायात वगैरह पर कई सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, उनका हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें कई सारी जानकारी देती है। तो इस तरह ये भी संप्रेषण का एक तरीका है, अमौखिक तरीका है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और उदाहरण मिल जाता है, जैसे कि अध्यापक जब अपनी मेज को मतलब तेज़ी से थपथपाते हैं तो क्या होता है, सारा मतलब अटेंशन फिर अध्यापक पर देने लगते हैं स्टूडेंट्स, और इससे एक शांति बन जाती है, मतलब शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई तरह के संकेत किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये अमौखिक संप्रेषण है। अमौखिक संप्रेषण में संकेत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हम शारीरिक रूप से संकेत करते हैं, साथ में दूसरे भी कई सारे तरीके हैं। हम कई बार कई सारे चिन्हों को, साइन को देखकर भी हम संप्रेषण करते हैं। तो ये हो गया अमौखिक संप्रेषण। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ भी गया है, और एक पॉइंट से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये सारी बातें। यहाँ पर देखिए, अमौखिक संप्रेषण वही संप्रेषण है, वही कम्युनिकेशन है, वही बातचीत है यहाँ पर, जिसमें हम बोलते नहीं हैं और लिखते नहीं हैं। यहाँ पे ध्यान देना, नेगेटिव चीज़ को लेकर यहाँ पे आप बात को समझिए। देखिए, अमौखिक संप्रेषण में लिखना और बोलना दोनों ही शामिल नहीं है। ध्यान दो, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमौखिक संप्रेषण में हम कोई चीज़ लिखित रूप में भी नहीं समझते, ना ही बोलकर कोई संपर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि अमौखिक संप्रेषण में कोई लिखित चीज़ नहीं होती, कोई लिखकर हम कम्युनिकेशन वगैरह नहीं करते, और बोलते भी नहीं हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर शामिल नहीं है, लिखित और बोलना, स्पीकिंग भी नहीं करते, राइटिंग भी नहीं करते यहाँ पर हम। तो अमौखिक संप्रेषण वही है जिसमें हम बोलते भी नहीं हैं और लिख कर भी कोई संचार नहीं करते। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मौखिक संप्रेषण की। मौखिक संप्रेषण है क्या? सिंपल सा, देखो सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको समझ में आई गई कि देखिए मौखिक संप्रेषण क्या है। मैं हल्का सा आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो, मौखिक संप्रेषण में हम बोलते हैं, जब हम स्पीकिंग के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, या अपनी मतलब विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं बोलकर, जब हम ये काम बोलकर कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे मौखिक संप्रेषण। ठीक है, ऐसा संप्रेषण जिसमें हम बोलते हैं। तो मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। यह एक ऐसा संप्रेषण है जिसमें स्वर तंत्री, जो हमारा मुंह है या जो स्वर है हमारा, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें चिल्लाने से लेकर भाषा के बोले गए शब्द तक होते हैं। मानव की स्वर तंत्री एक तरह से संप्रेषण की विधि है और यह बौद्धिक आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, जो मौखिक संप्रेषण है उसमें हम बोलकर संप्रेषण करते हैं, बोलकर हम कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो वक्ता होता है, जो श्रोता होता है, दोनों आमने सामने होते हैं। आमने सामने का मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि जो वक्ता है वो श्रोता से काफ़ी दूर हो, लेकिन वो कांटेक्ट में है। लाइक अगर मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल में अपने दोस्त को मैं कुछ भी बातें मतलब बता रहा हूँ, तो वो जो मेरा दोस्त है और जो मैं हूँ, वो आपस में हम दोनों क्या है, संपर्क में हैं। तो ऐसे में ये है बात यहाँ पर कि आमने सामने एक तरह से हम हैं, भले ही दूर हैं तो क्या हुआ, लेकिन पास हैं, संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर मैंने कॉल किया और मेरे दोस्त ने रिसीव नहीं किया, तो ऐसे में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो मौखिक संप्रेषण फिर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ बट कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी नॉर्मली जब हम आमने सामने बैठते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस हम रहते हैं, दोस्त वगैरह के साथ हैं, तो हम बोलकर ही संप्रेषण करते हैं। तो ये भी साफ तौर पर आपको मौखिक संप्रेषण यहाँ पर समझाया गया है। इसके साथ ही मौखिक संप्रेषण में हम क्या यूज़ करते हैं,
भाई हम भाषा का यूज़ करते हैं, भाषा के शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलकर अभी मतलब बोलकर मैं यहाँ पे आपके साथ संचार कर रहा हूँ, संप्रेषण कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बोलकर, बोलने में मैं आप एक भाषा, हिंदी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अमौखिक में हमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, हम सांकेतिक रूप से बातचीत कर लेते हैं या समझ लेते हैं कई सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाषा या शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। लिखित संप्रेषण में भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक शिशु का मानसिक विकास मौखिक संप्रेषण के बल पर ही होता है। कुछ बड़ा होने पर वह आंगिक आंगिक के साथ मौखिक संचार का भी सहारा लेता है। स्कूल जाकर लिखने और बोलने का ज्ञान अर्जित करता है। यह एक प्रभावी माध्यम है। सिंपल सा कहा जाए तो जो मौखिक संचार या मौखिक संप्रेषण का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है व्यक्ति की लाइफ में, व्यक्ति के जीवन में मौखिक संचार काफ़ी ज़्यादा बड़ा महत्व रखता है। सिंपल सी बात है, मौखिक संचार के द्वारा ही हम कई सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सांकेतिक रूप से या अमौखिक तरीके पर डिपेंड हो जाएंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा संप्रेषण करने में। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, प्रभावकारी माध्यम है। नॉर्मल बातें हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप जब देखेंगे ना, पढ़ेंगे, समझेंगे, और ज़्यादा टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव की। अब देखो, जो मौखिक संप्रेषण होता है, बोलकर जो हम बातचीत करते हैं, जो बोलकर हम कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीकिंग के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिया गया है। इसे आप हल्का सा समझ लें, बस काफ़ी है। जैसे कि शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब हम बोलकर बातचीत कर रहे हैं तो जो शब्द हम बोल रहे हैं ऐसे होने चाहिए जो ठीक हो बातचीत करते समय, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम बेकार शब्दों का कुछ प्रयोग कर लें, और ऐसा भी ना हो कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर लें जो सामने वाले को समझ में ही ना आए, या किसी गलत शब्द का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमें बातचीत करते समय, मौखिक रूप से जब हम बातचीत करते हैं तो शब्दों का चयन ध्यान से करना चाहिए। सिंपल बात है। सामान्य गति, अगर आप तेज़ी से बोलते जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलते जाएंगे या लाउडली बोलेंगे तो इससे सामने वाले को, जो श्रोता है, उसको सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो सामान्य गति से बोलें, सामान्य आपकी जो वॉइस है उसकी जो स्पीड है वो सामान्य रखें, साथ में ज़्यादा लाउड ना करें, उसको थोड़ा नॉर्मल रखें। इसके साथ ही ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित होती है। छोटे छोटे वार्तालाप को ध्यान से सुनना और समझा जाता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप लगातार ज़्यादा बोलते ही जाएँ, तो थोड़ा सुनकर भी आप चीज़ों को समझ कर ही रिप्लाई करें, ये भी एक सुझाव है यहाँ पर। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर का मतलब है, जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों फेस टू फेस हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करते करते पूरा लेट जा रहा हूँ, ठीक है। कभी टेढ़ा हो जा रहा हूँ, कभी इधर उधर हो जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है मेरा, चेहरा कहीं और जा रहा है, गला कहीं और जा रहा है। हाँ, तो मतलब काफ़ी मैं टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा हूँ बातचीत के दौरान। तो ऐसा ना होना चाहिए, मतलब एक सही बॉडी लैंग्वेज आप अपनाएँ। हाँ, ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि कोई-कोई बात समझाते समय हमें इशारे करने पड़ते हैं या हाथों का यूज़ करना पड़ता है, शारीरिक रूप को थोड़ा हिलाना, यूज़ करना पड़ता है, शरीर को भी। लेकिन उसको भी बस एक बात करने के तौर पर ही यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में अपनी जो बॉडी है उसको मतलब नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। तो इससे सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो आपकी बात को सही से नहीं सुन पाएगा। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है? कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सुझाव है यहाँ पर। धैर्य से सुनें, सारी बातें जब खत्म हो जाएँ तब अपना प्रश्न रखें। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ आप निश्चिंत नहीं है, जिसके बारे में, कई बार हम ऐसे अर्थों का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पे यही सलाह दी जा रही है, जिन शब्दों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनका उपयोग ही ना करें। जिसको लेकर आपको थोड़ा संदेह हो रहा है कि यार इस शब्द को मतलब मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, तो अगर आपको शक हो रहा है, संदेह है थोड़ा, आप उसकी जगह थोड़ा नॉर्मल शब्द यूज़ कीजिए जो आपको आते हैं, जिसका अर्थ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में है। तो ये सामान्य बातें थी मौखिक संप्रेषण के दौरान। नॉर्मली मौखिक संप्रेषण को आप ऐसे ही समझिए, आप अपने दोस्त के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप मौखिक संप्रेषण करते हैं। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। डायरेक्ट जब हम कॉल पर बात करें तो ये भी मौखिक संप्रेषण है। इसके साथ ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मौखिक संप्रेषण के लाभ। क्या आखिर क्या-क्या लाभ होता है मौखिक संप्रेषण का?
देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला लाभ ये है कि वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को सही नहीं समझा गया है तो वह पुनः संप्रेषित कर सकता है। मतलब ये वो दोबारा से समझा सकता है। अगर वक्ता को, बोलने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि यार सामने वाले ने मेरी बात सही से नहीं सुनी, तो वो दोबारा से समझा सकता है, भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, ध्यान से सुन लो, ठीक है मेरी बात को। तो वो दोबारा से पुनः संप्रेषित कर सकता है, मतलब दोबारा से बोल सकता है डायरेक्टली, तुरंत। 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा, तुरंत समझा देगा वो, ठीक है, 1 मिनट लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। जैसे कि वक्ता को अगर लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ मेरी बात को गलत समझ रहा है, तो वो तुरंत स्पष्ट कर सकता है कि भाई ऐसी बात नहीं, तुम भ्रम में जा रहे हो, गलत फहमी पैदा हो रही है यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, इसको आप सही से समझ लो। या सामने वाला व्यक्ति जिसको समझ में से कोई बात नहीं आ रही, तो वो भी तुरंत पूछ सकता है या तुरंत अपना जो भ्रम है उसको क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि जो वक्ता है वो दोबारा से अपनी बात को रख सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है अच्छे से दोबारा से। अगर कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो उसको स्पष्ट कर सकता है। बोलते समय अगर कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तो उसको स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभावों, भावनाओं, मतों और विश्वासों में बदलाव ला सकता है। जो वक्ता है, जो प्राप्त करता मतलब सुनने वाला व्यक्ति या श्रोता भी आप इसे कह सकते हो। तो जो श्रोता है, जो प्राप्त करता है, उसके विचार को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है या उसमें बदलाव ला सकता है बोलने वाला व्यक्ति। कई बार आपके पास कोई ईमेल आएगा, या किसी जॉब के लिए हो सकता है, छोटी मोटी जॉब के लिए हो सकता है ईमेल आए, या किसी डोनेशन के लिए कोई आपके पास ईमेल आए लिखित रूप में, तो आपको लगेगा यार लिखित है, मतलब आप नॉर्मली आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको मन करेगा, लेकिन आप फिर उसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्टली कॉल पर बात करे या फेस टू फेस बात करे जब आपसे कोई, तो हो सकता है कि आप उसकी बातों में कई बार मतलब आप उसकी बातों को मान लेते हो। जब आपसे कोई फेस टू फेस बात करता है या आपको जो भी डाउट होता है वो जब आप उससे डायरेक्टली पूछ लेते हो, तो आप उसकी बात को भी मान लेते हो। तो ऐसे में जो प्राप्त करता है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसके मन को भी थोड़ा बदला जा सकता है, उसके विश्वासों को भी बदला जा सकता है वक्ता के द्वारा, ठीक है, मौखिक संचार में। इसके अलावा मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है। मौखिक जो संदेश होते हैं, जो बोलकर जो संचार होता है, उसे हम जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी फैला सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप चैटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या टॉकिंग कर रहे हैं, तो टॉकिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को जल्द से जल्द कम समय में पहुंचा पाएंगे, या कम से कम समय में अपने दोस्त को सारी बातें बता पाएंगे। चैटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइपिंग में आपको टाइम लगेगा। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता यह है कि इसमें एक बड़े समूह के साथ संवाद किया जा सकता है। अब देखिए, आप एक साथ बहुत बड़े समूह के साथ मतलब बातचीत कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ, अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अब मैं लगातार एक हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं, तो उन 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। डायरेक्टली कोई भी उनका इश्यू है तो एक साथ उन 100 बच्चों के साथ मैं संपर्क कर सकता हूँ डायरेक्टली बोलकर। तो ये हो गया कि एक बड़े समूह के साथ संवाद, हम बातचीत कर सकते हैं एक बड़े समूह के साथ, ठीक है, ये बात भी होती है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, फायदे की, लाभ की बात कर ली, लेकिन मौखिक संचार की कुछ सीमाएं हैं। अब वो सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, तो आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए। जैसे कि मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता, इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में बोलकर मौखिक रूप से कोई समझौता हुआ, तो कल को अगर कोई इशू होता है, कोई इशू क्रिएट होता है, तो कोई व्यक्ति अपनी बात को साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोली हुई बात का कोई मतलब अभिलेख या सबूत, एविडेंस के रूप में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी व्यक्ति से कुछ कहा, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति से कोई समझौता किया या कुछ भी किया आपने किसी व्यक्ति से, और कल को वो या कल को आप या कोई भी व्यक्ति अपनी बात से अगर मुकर जाए, तो आप या वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब वो एक सबूत के तौर पर आपकी बात को या अपनी बात को यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि मौखिक बातों को हम सबूत के या साक्ष्य के तौर पर यूज़ नहीं करते, इसे मान्यता नहीं मिली है। इसके साथ ही वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बहुत लोग बोलने में भी तकलीफ़ होती है, बहुत लोगों को, मतलब तकलीफ़ का मतलब यह है यहाँ पर कि बहुत लोग अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। बहुत लोग आप देखोगे राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने देखा है कॉलेज में बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे थे। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब यह है कि उनसे आप लिख कर बातचीत कर लो, कोई लेटर लिखवा लो, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह लिखवा लो, या कुछ भी आप उनसे लिखवा लो, तो वो काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं।
राइटिंग स्किल में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जब बात आती थी प्रेजेंटेशन देने की, यानी कि प्रेजेंट करने की, कोई भी टॉपिक है जिस पर पूरी क्लास में उनको बताना है कोई टॉपिक, तो वो जब प्रेजेंटेशन देते थे क्लास में या स्कूल या कॉलेज में, जब वो प्रेजेंटेशन देते थे, कॉलेज में स्पेशली मैं बात करूं, तो वो मतलब वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो आप ये भी देखिए कि इतने बड़े स्टूडेंट भी मतलब हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि कॉलेज में भी हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो बच्चे वो राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे अपने सारे आइडियाज़ को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते सबके सामने। तो यहाँ पे ये भी एक कमी है मौखिक संचार की। मौखिक संचार में कई बार ऐसा होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाता। कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से, यानी कि ऑफिस की दृष्टि से, कार्यालय की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। देखो सिंपल सी बात है, कई बार मौखिक संचार को हम लोग कार्यालय के तौर पर उचित नहीं मानते, क्योंकि जो ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं वो रिटन में हों, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए मौखिक संचार को हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते ऑफिस वगैरह में। यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, कई बार हम बोलकर बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बोलते समय श्रोता को तोड़ मरोड़ कर कोई बात बताता है, थोड़ा अपनी तरफ से घुमा फिरा कर थोड़ी बातें बता देता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि मान लो कहीं पर कोई घटना हुई, ठीक है, और आप अपने तीसरे किसी व्यक्ति को बता रहे हो कि यार पता है तुझे, वहाँ पर कल एक व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, और आपने अपने तरफ से थोड़ी बातें यहाँ पर ऐड कर दी। तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त जो बातें समझ रहा है वो थोड़ी अलग हों, और हकीकत में जो बातें हुई थी वो थोड़ी अलग हों। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सीमाओं की, कि कुछ कमियां भी थी मौखिक संचार में, इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं मौखिक संचार के माध्यमों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। नॉर्मली यहाँ पे सारी बातें आपको सारी इजीली समझ में आ ही रही हैं, और मौखिक संचार हमने अच्छे से समझ भी लिया है। लेकिन मौखिक संचार में थोड़ी और भी बातें हैं, जैसे कि मौखिक संचार को दो और भी भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि परंपरागत माध्यम के द्वारा मौखिक संचार और आधुनिक माध्यम के द्वारा मौखिक संचार। अब ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इसी भी आप जल्दी से समझ लो। देखो, परंपरागत संप्रेषण माध्यम, मौखिक संचार में कुछ पुराने तरीके यूज होते हैं बातचीत करने के, और कुछ नए तरीके हैं मौखिक संचार में यूज बातचीत करने के या सूचना फैलाने के। जैसे कि अगर मैं पुराने की बात करूं तो ग्रामीण जो संस्कृति है, जो गांव वगैरह हैं, वहां पर आप देखोगे कि लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक वगैरह होते हैं, कठपुतली अभिनय होता है, नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, और इनके द्वारा कई सारी सूचनाएं फैलाई जाती हैं, कई सारी जानकारियां दी जाती हैं। ना केवल जानकारी बल्कि मनोरंजन भी किया जाता है। तो ये भी संप्रेषण का एक तरीका है, बट ये पुराना तरीका है, ठीक है। तो ये परंपरागत संप्रेषण माध्यम में आ जाता है। इसके साथ ही ये जो कलाएं हैं वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। नशा, मद्यपान, निरक्षरता, अंधविश्वास, सांप्रदायिक वैमनस्य, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण। देखिए दोस्तों, कई सारे जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि नशा से संबंधित जो इशू है, नशा मुक्त बनाना देश को, मद्यपान वगैरह जो है, ये नशा वगैरह करना, इससे मुक्त बनाना देश को, निरक्षरता, जो अनपढ़ता है, जो अंधविश्वास है, जो सांप्रदायिक जो वैमनस्य है, मतलब जो सांप्रदायिक जो विचार हैं, इनको खत्म करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए, अस्वच्छता को दूर करने के लिए, शौचालय वगैरह बनाने के लिए, दहेज प्रथा को खत्म करने जैसे ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए या लोगों को जागृत करने के लिए भी आज भी परंपरागत संप्रेषण माध्यमों का यूज होता है। कुछ परंपरागत ये जो तरीके हैं संप्रेषण के, जानकारी फैलाने के, इनका आज भी यूज होता है कई तरह से। सहजता, सुगमता और सुलभता के चलते पारंपरिक माध्यम सामाजिक जागरूकता के सही संवाहक भी हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी सहज होते हैं, इनको समझना काफ़ी आसान होता है, सुगम होते हैं, सुलभ होते हैं, और लोग परिचित भी हैं इनसे। ग्रामीण जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परिचित भी हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है लोगों को जागरूक करने में भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल बातें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। पारंपरिक माध्यमों की प्रमुख विशेषता है कि उनकी स्रोत से निकटता, स्थानीयता और विश्वसनीयता है। जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी विश्वास करते हैं पारंपरिक माध्यमों पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण विभागों ने भी अपनी कई योजनाओं को पारंपरिक माध्यमों से प्रसारित किया है, और सकारात्मक परिणाम भी उन्हें मिले हैं। अब जो स्वास्थ्य विभाग हो गया, या शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है, समाज कल्याण से संबंधित कोई कार्य है या विभाग है कोई, तो वो अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में, लागू करने के लिए भी कुछ पारंपरिक तरीकों को यूज़ करता
रहा है या कर रहा है आज भी। और आज के जो रेडियो टेलीविज़न पारंपरिक माध्यम के ही विकसित रूप हैं। तो पारंपरिक माध्यम आपने देख लिया, ये संचार के माध्यम थे, हालांकि ये पुराने माध्यम है और इनका यूज़ आज भी वैसे हो रहा है। आधुनिक की बात करें तो ये नए माध्यम हैं, जैसे कि आज देखिए आप, साक्षर, निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन सभी मनुष्यों के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, हाइब्रिड मेल सर्विस, इंटरनेट, वीडियो, ब्रॉडबैंड वीडियो, या जो यहाँ पे वाईफाई वगैरह की जो सर्विसिंग है, नेटवर्किंग, उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेल्यूलर, केबल, डिश टीवी, एमएफ, एफएम, व्हाट्सएप, सीडी, वीडियो कैसेट, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि आधुनिक संप्रेषण माध्यम आज संप्रेषण के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आधुनिक संप्रेषण माध्यम है, मौखिक माध्यम ही है ये, बट ये आधुनिक है। जैसे कि अब हम, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, ये आधुनिक माध्यम है। ये ये नए तरीके हैं जिसके द्वारा हम मौखिक संचार करते हैं। तो इसको भी हमने देख लिया। इसके द्वारा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें बाढ़ जैसी जो सूचनाएँ हैं वो मिल जाती हैं काफ़ी आसानी से। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं चाहें तो। बाकी मैंने हल्का सा आपको समझा दिया, इतना इनफ था समझाना, ठीक है, इतनी बातें। इसके साथ ही दोस्तों, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, उसके बारे में भी आप वैसे जानते ही हैं कि जो टेलीविज़न है, जो इंटरनेट है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिखित संप्रेषण की। अब लिखित संप्रेषण, जो तीसरा संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण हमने अमौखिक बात कर ली, मौखिक की बात कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं लिखित संप्रेषण की। तो लिखित संप्रेषण में लिखकर संप्रेषण किया जाता है, लिखकर ही संचार होता है। लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलता जितना जल्दी मौखिक संप्रेषण में होता है। फिर भी सूचनाएं संप्रेषित करने का लिखित माध्यम स्थायी और प्रभावशाली है। लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। देखो, लिखित संप्रेषण की मैं बात करूं तो लिखित संप्रेषण में क्या होता है, फीडबैक उतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर हम बोलकर बात कर रहे हैं तो आपको तुरंत ही, मौखिक रूप से ही आपको तुरंत ही फिर फीडबैक भी मिल जाएगा, लेकिन लिखित संप्रेषण में फीडबैक वगैरह मिलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मौखिक संचार की तुलना में। इसके साथ ही लेकिन फिर भी जो लिखित संचार है या लिखित जो संप्रेषण है, इसका काफ़ी ज़्यादा स्थायी और प्रभावशाली माध्यम है। भाई देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित संविधान ही तो है, और उसका आज हम देख सकते हैं प्रभाव कितना है। और लिखित जो चीज़ें होती हैं वो सबूत के तौर पर कार्य करती हैं, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। तो लिखित चीज़ों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है। जो ज्ञान है, जो शोध है, रिसर्च वगैरह है, उसको व्यवस्थित करने में भी लिखित संप्रेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमारे जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, जब वो बिखरे होते हैं तो हम उसको लिखकर व्यवस्थित करते हैं, राइट करते हैं, ताकि वो व्यवस्थित हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। किसी भी व्यवस्था में लिखित संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्था में विभिन्न दायित्वों और क्रियाकलापों के सुचारू संचालन के लिए लिखित संप्रेषण जरूरी है। तो किसी भी काम के लिए जो संस्था है, उसके कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उसके कामकाज के लिए लिखित संप्रेषण जो है वो अनिवार्य है। अगर संसद बोलकर ही सारे कार्य कर लेगी तो सबूत वगैरह के तौर पर आगे कोई बात यूज़ ही नहीं हो पाएगी, कोई साक्ष्य ही नहीं रह जाएगा, और कई सारी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए लिखित चीज़ें तो भाई आवश्यक है। यहाँ पर जो ऑफिस वगैरह होते हैं, नॉर्मली संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर लिखित संप्रेषण तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज्ञान, विज्ञान और विश्व की सूचनाएं और संदेश जब प्रभावशाली ढंग से लिखकर लक्षित वर्ग तक पहुंचाए जाते हैं तो उसे लिखित संप्रेषण कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि लिखित संप्रेषण क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है। तो रिटन कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन है जब ज्ञान, विज्ञान और विश्व की जो सूचनाएं हैं और जो संदेश हैं, जब उसको प्रभावशाली ढंग से लिखकर, जब हम उसको अच्छे से लिखकर उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जिसको मतलब हमें वो सूचना पहुंचानी है, जो लक्षित व्यक्ति हैं, जो श्रोता हैं, जो प्राप्तकर्ता हैं, जब हम उनको सूचना पहुंचा देते हैं तो वो होता है लिखित संप्रेषण। इसे आप अखबार के रूप में भी समझ सकते हो। जो अखबार वगैरह है वो रिटर्न में ही होता है, एक बड़े पैमाने तक जो आम नागरिक है उन तक सारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं लिखकर। ईमेल वगैरह इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। कई बार ईमेल के द्वारा हम बातचीत करते हैं, कई सारी कंपनियों में हम ईमेल भेजते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, या अपॉइंटमेंट की हमारे पास ईमेल आती है, तो ईमेल से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन है, और इनका काफ़ी महत्व होता है। आपके पास किसी कंपनी का रिटर्न में कोई ईमेल वगैरह आ जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा विश्वासी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, होर्डिंग्स,
साइन बोर्ड, होर्डिंग्स का एग्जैक्ट मुझे मतलब नहीं पता, साइन बोर्ड हो गए, पोस्टर, ईमेल, नोटिस, पंफलेट्स आदि लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं। कई बार मौखिक संप्रेषण से बात नहीं बनती तो लिखित संप्रेषण का आश्रय लिया जाता है। कई बार मौखिक संप्रेषण से बात नहीं बनती तो लिखित संप्रेषण का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने लिखित संप्रेषण की बात कर ली, काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी हो गई यहाँ पर, और भी बातें हम कर रहे हैं और टॉपिक ये वाला आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लिखित संप्रेषण के क्या लाभ हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें लिखित संप्रेषण के लाभ की तो वो इस तरह हैं, जैसे कि लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब स्थायी रख सकते हैं हम, लंबे समय तक एक अभिलेख के रूप में रख सकते हैं। वो जो सूचना है वो नष्ट नहीं होती, कोई बहुत सालों बाद भी कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा तो वो सूचना ग्रहण कर सकता है। और बहुत सारे जो अभिलेख हैं उन्हीं के द्वारा तो हमें कई सारी सूचनाएँ प्राचीन काल की मिलती है। जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं, कौटिल्य का जो ग्रंथ वगैरह से संबंधित जो भी लेख हैं, कौटिल्य के बारे में ही तो हमें जानकारी देते हैं। या जो अशोक का साम्राज्य था ये हमें कौन बताता है, ये लिखित चीज़ें ही तो बताती हैं हमें। जैसे कि अशोक के टाइम के हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं, तो जो लिखित चीज़ें हैं वही हमें कई सारी जानकारी देती हैं। तो इसलिए लिखित जो संचार है, जो कम्युनिकेशन, इसके द्वारा हम अभिलेख के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषा एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब लिखित संप्रेषण में हम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐरी गैरी भाषा का प्रयोग कर लेंगे, लिखित में थोड़ा हम ऑफिशियली रहते हैं। शब्दों का प्रयोग हम काफ़ी ध्यान से करते हैं और काफ़ी स्पष्ट रूप से करते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को सारी बातें समझ में आ जाएं। और ऐसा होता भी है। देखिए ईमेल वगैरह के माध्यम से आपको सारी बातें कम शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ईमेल हो गया या जो टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, इसमें हम बोल तो रहे नहीं हैं, या जो सामने वाला व्यक्ति है वो तुरंत हमसे पूछ तो लेगा नहीं कि भाई यहाँ पर ये वाली बात या ये वाला शब्द मुझे समझ नहीं आया, ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। तो इस तरह से ईमेल वगैरह को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो सामने वाला व्यक्ति सारी बातें समझ ले, और मतलब यही कि कम शब्दों में वो स्पष्ट रूप से सारी बातें समझे। इसके अलावा लिखित संप्रेषण में जटिल और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता इसे पुनः पढ़कर समझ सकता है। अब देखो लिखित संप्रेषण में हम लंबे संदेशों को भी शामिल कर सकते हैं, जटिल जो संदेश हैं उसको भी रख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत टफ चैप्टर है और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे तक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा होगा ना, बोलकर मैं आपको बता रहा हूँ बस, तो ऐसा होगा कि 30 मिनट बाद आप हो सकता है पहले की बातें भूल जाएं, पहले की कई सारी चीज़ें आप भूल जाएं और आगे की बात आप सुन रहे हैं। तो बोलने में बहुत सारी बातें आप हो सकता है भूल जाएं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत टफ था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो टफ चीज़ें हैं या जो लंबे संदेश हैं उनको हम लिखित रूप से काफ़ी अच्छे से संरक्षित रख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक आप किताब का उदाहरण ले लो यार, किताब में कितने सारे चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं। आराम से आप एक एक पेज करके आराम से आप पढ़िए और आप पूरी किताब आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको भूल जाते हैं, समझ नहीं आती, आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा। तो इस तरह हम लंबे संदेशों को भी संग्रहित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो लिखित संदेश होते हैं उसकी कुछ सीमाएँ भी होती हैं, उसकी कुछ कमियाँ भी होती हैं। जैसे कि लिखित संप्रेषण की सीमाएँ, ऐसे क्षेत्र जहां आज भी तकनीकी सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं, वहां लिखित संप्रेषण महंगा होने के साथ साथ अधिक समय लेता है। इसकी सक्रियता में सूचना संग्रहण करने, तैयार करने, टाइप करने और जांचने में काफ़ी समय व्यय होता है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर लिखित जो संदेश है, जो संप्रेषण है, वो महंगा साबित होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी आपसे कहा जाए पोस्ट ऑफिस के जरिए आप अपने किसी रिश्तेदार को सूचना पहुंचाओ, तो जाहिर सी बात है वो खर्चीला साबित होगा। ठीक है, कॉल करके आप जितनी बातें बोलकर आप उसको बात करके अच्छे से समझा देंगे कम समय में, कम पैसे में, उतना अगर हम लिखित की बात करें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। वैसे हाँ, ईमेल भी कर सकते हो, वो भी सस्ता ही पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहा गया है ना, जहाँ पे तकनीकी सुविधाएं ना हो, मतलब इंटरनेट जैसी सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं सही से, या बहुत सारी जो सुविधाएं हैं तकनीकी सुविधा मतलब काम नहीं कर रही, तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है लिखित सूचनाएं पूरे प्रसार करना। इसकी प्रक्रिया में सूचना संग्रहण करने, तैयार करने, और देखिए दोस्तों, जो लिखित संप्रेषण होता है, जो लिखित माध्यम के द्वारा हम बातों को समझाते हैं या समझते हैं, संप्रेषण करते हैं, उसमें थोड़ा खर्च इसलिए भी आता है क्योंकि जैसे कि लिखित संप्रेषण में हम सूचना को इकट्ठा करते हैं, तैयार करते हैं, अच्छे से अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें टाइप करते हैं, जांचने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, जांच भी करते हैं, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लिखित संप्रेषण की पहुंच
शिक्षित लोगों तक है, अशिक्षित लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अखबार वगैरह की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सूचनाएं लिखित माध्यम में फैलाई जाती हैं, लेकिन उसको वही पढ़ सकता है जिसको पढ़ना आता हो। जैसे कि द हिंदू एक अखबार है, उसमें कई सारी सूचनाएं होती हैं, तो वो नॉर्मली जो बच्चे हैं, लाइक जो हिंदी मीडियम के नॉर्मली बच्चे हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सारी बातों को समझ पाना। तो इसलिए भी लैंग्वेज का एक फ़र्क पड़ जाता है कि जो लिखित रूप हैं वो बेसिकली जो शिक्षित लोग हैं वही अच्छे से पढ़कर उसे समझ सकते हैं। लाइक जैसे कि अभी हिंदी का ही अखबार ले लो, तो हिंदी अगर बहुत लोगों को पढ़नी नहीं आती, तो बात की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर बहुत लोगों को अगर पढ़नी नहीं आती तो उनके लिए हिंदी का अखबार पढ़ना भी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल लगा दो कोई, और जहाँ पर हिंदी में सारी न्यूज़ को बता रहा है वो व्यक्ति, रेडियो लगा दो, बता रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति भी जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो भी सूचनाओं को समझ पाएगा। तो मौखिक संचार यहाँ पे थोड़ा हमें दिखाई देता है, अपोजिट इसके मतलब। इसके साथ ही लिखित संप्रेषण बहुत औपचारिक और जटिल होता है। औपचारिक, ऑफिशियल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे ऑफिशियल शब्द होते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ये। इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जैसे कि मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी मान लो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मान लो हम सब एक क्लास में बैठे हैं और मैं तुरंत पूछ लूँगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं तुरंत पूछ लूँगा, भाई आपका क्या डाउट है यहाँ पर, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी नहीं आई, तो आप तुरंत कुछ ना कुछ मुझे बता देंगे, फीडबैक अपना दे देंगे। लेकिन लिखित में क्या हो जाता है, पहले मैंने आपको ईमेल किया, फिर आपने अच्छे से ईमेल पढ़ा, या कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने आपको कोई न्यूज़पेपर के ज़रिए कोई सूचना दे दी, कोई भी लेखक है उसने आपको सूचना दी, फिर उसने आपसे फीडबैक भी माँगा, फिर आप उसको लिख कर फीडबैक पहुँचा रहे हो, ईमेल कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, फीडबैक लेने में भी थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे में भी फीडबैक मिल सकता है आपको, 5 मिनट में भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कई सारी बातें कर ली, हमने संचार के या संप्रेषण के प्रकारों को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं संप्रेषण की चुनौतियों की, यानी कि जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें क्या-क्या बाधाएँ आती हैं, ठीक है? चुनौतियों का मतलब यहाँ पे बाधाओं से भी है। कई कई बार आपका ये जो मतलब चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर हो सकता है लिखा हो बाधा, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, बाधा कह लो, चुनौती कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है? तो जो संप्रेषण है, जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे ऑफ़िस में करें, चाहे किसी दोस्त से करें, चाहे हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई विचार फैलाएँ या कोई विचार ग्रहण करें, तो जो संप्रेषण है, इसमें कई सारी बाधाएँ भी उत्पन्न होती हैं। क्या-क्या बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, तो इसको समझ लो आप। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे 6 तरह की बाधाएँ आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक एक बाधा है, यांत्रिक है, अर्थगत है, भौतिक है, भाषिक और सांस्कृतिक है। तो ये प्रमुख रूप से ये सारी बाधाएँ फेस करनी पड़ती हैं संप्रेषण के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। अब क्या चीज़ें कैसे हैं, अब इसे हम एक-एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक की। मनोवैज्ञानिक क्या है, तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है, इसलिए वे प्राप्त संदेश की व्याख्या अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर करते हैं। अर्थ ग्रहणकर्ता का मनोविज्ञान बहुत काम करता है। प्रायः कहा जाता है कि हम वही सुनते या देखते हैं जो सुनना या देखना चाहते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारा मन अपने अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है। ऐसी स्थितियाँ प्रायः दोनों पक्षों की मनोवैज्ञानिक स्थिति अथवा मनोदशा या मानसिक संरचना और इस क्षण में सक्रिय रहने वाली मनोदशा के कारण आ जाती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम संचार करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है ये मनोवैज्ञानिक बाधा या चुनौती? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक बाधा या चुनौती ये है कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम संप्रेषण करते हैं, तो उसमें जो सामने वाला व्यक्ति जो प्राप्त करता है, जो ग्रहण करता है, जो व्यक्ति सुन रहा है आपकी बात को या वक्ता की बात को जो ग्रहण कर रहा है, वो व्यक्ति कई बार अपने मन के अकॉर्डिंग कई सारी बातों का मूल्यांकन कर लेता है पहले ही। जैसे कि मान लो, कई बार आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति को कोई बात बता रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को पूरी तरह सुनने से पहले ही कोई निष्कर्ष निकाल लेता है। वो कहता है, अच्छा हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ होगा। तो आप कहते हो, अरे यार, पहले पूरी बात तो सुन ले। तो ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक बाधा यही है, मनोवैज्ञानिक बाधा में यही होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो पहले ही कई सारी बातों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक आचार होता है, अपना कैरेक्टर होता है, अपना मन होता है, अपनी तरह का मतलब उसका विचार होता है, और कई सारे जो व्यक्ति होते हैं उनमें कई सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे कि कई जो व्यक्ति होंगे वो अलग तरीके से सोचते हैं, कई दूसरे जो व्यक्ति हैं वो दूसरी तरह से सोचते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कई सारे जो व्यक्ति हैं वो अलग-अलग विचारधाराओं से भी प्रभावित होते हैं। तो अगर आप उनके साथ बात करोगे तो वो अलग तरीके से आपकी बात को देखेंगे। अगर आप
हर व्यक्ति से अगर अलग अलग तरीके से आप मिलोगे, उनसे संप्रेषण करोगे, तो आप पाओगे कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग है, हर व्यक्ति का जो मन है वो थोड़ा अलग है। तो इस तरह से हर व्यक्ति हर बात को थोड़ा अलग तरीके से समझ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति समय से पहले ही किसी बात को समझने का प्रयास करता है तो ये भी एक बाधा के रूप में उत्पन्न होता है। इसके बाद बात करते हैं यांत्रिक। यांत्रिक क्या है? तो देखिए, यांत्रिक जो चुनौतियां हैं इसमें शारीरिक अक्षमता भी आती है और साथ में मशीनी या यांत्रिकी खराबी होने पर संप्रेषण में बाधा जो आती है वो भी है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कई बार आप देखेंगे कि कई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते सारी बातों को समझने में। कई बार कई व्यक्ति मेंटली रूप से पूरी तरह फिट नहीं होते, या कई बार कई व्यक्ति सही से बातों को सुन नहीं पाते हैं। तो जो शारीरिक अक्षमता है, जो शारीरिक जो दोष है किसी व्यक्ति का, इससे भी बाधा उत्पन्न होती है संप्रेषण में। साथ में ही यांत्रिकी खराबी का मतलब ये कह सकते हो आप, जैसे कि हम बातचीत जब हम कर रहे हैं तो कई सारे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कई बार कई सारे यंत्रों का प्रयोग करते हैं, लाइक मान लो मैं इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरनेट कनेक्शन मेरा छूट जाए, या इंटरनेट जो कनेक्शन है मेरा बारिश वगैरह की वजह से इंटरप्ट हो जाए या रुक जाए, तो अब ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कम्युनिकेशन में। तो ये यांत्रिक बाधाएं हैं। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपको समझ में आ गई, हम पहले से किसी बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं तो ये भी एक गलत चीज़ हो जाती है। यांत्रिक आपको समझ में आ गया, इसमें शारीरिक अक्षमता भी शामिल है और साथ में कोई यांत्रिक खराबी हो जाती है तो उससे भी संप्रेषण या जो बातचीत है वो बाधित होती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि कई बार कुछ व्यक्ति सही से बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो ये भी एक शारीरिक अक्षमता है। इसके साथ ही अब यहाँ पे देखिए, ये जो यांत्रिक चुनौतियाँ, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। कुछ यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं वो तो शामिल है, लेकिन शारीरिक देखो, हमारा शरीर भी तो एक मशीन की तरह बना है। हमारा शरीर भी तो एक मशीन की तरह, मतलब हर चीज़ है हमारे शरीर में भी, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह बनी हुई है। अगर उसका कोई भी अंग खराब होगा, कोई भी पार्ट खराब होगा तो वो सही से वर्क नहीं करेगी। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि शारीरिक जो अक्षमता है, जैसे कि हकलाहट, तुतलाना, तो ये भी यांत्रिक चुनौतियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बाह्य यांत्रिक चुनौतियाँ हैं, जैसे कि जब हम उपकरण यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ़ोन हो गया, इंटरनेट वगैरह का माध्यम अगर हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे में अगर अगर बिजली चली जाए, फ़ोन लाइन में फिर बाधा उत्पन्न होगी, टेलीफोन लाइन वगैरह में, तो इस तरह संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है यांत्रिक रूप से। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब अर्थगत क्या बाधाएं हैं? अर्थगत का बाधाओं का मतलब होता है यदि संदेश अस्पष्ट व असंगत हैं या फिर श्रोताओं के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो भी प्रभावी संप्रेषण में बाधा उपस्थित होती है। संप्रेषण में अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थ की सामान्य स्वीकृति के बिना प्रेषक तथा ग्रहणकर्ता के बीच संप्रेषण असंभव है। कई बार क्या होता है, अर्थ नहीं समझ पाते व्यक्ति, जो है वो अर्थ नहीं समझ पाते कम्युनिकेशन के दौरान, तो इससे भी बाधा उत्पन्न होती है संप्रेषण में। जैसे कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं और ऐसे में कई सारे जो शब्द होते हैं उनका अर्थ व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो ये भी एक बाधा है जो कि अर्थगत बाधा हमें दिखाई देती है। कई बार व्यक्ति किसी संचार के दौरान किसी बात का अर्थ सही से नहीं समझ पाता, जैसे कि वाक् प्रतीक का भ्रष्ट संप्रेषण संदेश को बाधित करता है। वह अर्थ के ग्रहण के बिना सफल संप्रेषण नहीं हो सकता। अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों के अतिरिक्त समाज के लोगों की मन स्थिति, बौद्धिक, मानसिक धरातल में अंतर, आयु में अंतर जैसी अनेक बातें उत्तरदायी होती हैं। अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से कई सारे शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। हम किसी शब्द का अर्थ का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और कोई व्यक्ति किस अर्थ में समझ रहा है, तो ये एक बाधा है। सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से अब हो सकता है कि किसी शब्द का प्रयोग यूरोप में अलग तरीके से होता हो और भारत में अलग कॉन्टेक्स्ट में होता हो। जैसे कि एक शब्द मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, जैसे कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, तो यूरोप में इसका अर्थ थोड़ा अलग है और भारत में थोड़ा अलग है। हालांकि यूएसए भी एक सेकुलर कंट्री है और भारत भी एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, लेकिन अर्थ भारत और यूरोप में इसका अलग अलग है, काफ़ी अलग है। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसका अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अर्थ है। तो इसलिए भी कम्युनिकेशन में कई सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और
आयु के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी आप छोटे व्यक्ति से बात कर रहे हो तो वो आपकी बात को अलग तरीके से समझेगा, कोई आप बड़ा व्यक्ति है वो आपकी बात को अलग तरीके से समझेगा। तो ये भी एक बाधा है। भौतिक बाधाएं, जैसे कि संचार में भौतिक बाधाएं वे हैं जो दोषपूर्ण उपकरण, शोर, बंद दरवाजे जैसे कुछ कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण संप्रेषक से प्राप्तकर्ता को, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसको भेजी गई जानकारी विकृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित संचार होता है। जैसे कि शोर, जैसे कि अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और आसपास मेरे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो ऐसे में क्या मैं पढ़ा पाऊँगा? मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन है वो बाधित होगा, मैं सही से आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, और आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी कई सारी दिक्कतें मतलब फेस करनी पड़ेंगी। तो शोर हो गया, बंद दरवाज़ा है, या कुछ भी हो सकता है। भौतिक का मतलब थोड़ा यहाँ पे माहौल से भी है कि आपका माहौल कैसा है, भौतिक चीज़ जो उपकरण वगैरह हैं वो आपको किस तरह से मतलब यहाँ पे बाधित कर रहे हैं संचार में। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भाषा, भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो, सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा भाषा होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों से सूचना अलग अलग भाषाओं में प्राप्त होती है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति सभी भाषाओं का ज्ञाता जानकार नहीं होता। अतः संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। कंप्यूटर से भाषा का मशीनी अनुवाद ठीक ना होने के कारण ज्ञान विज्ञान के इस क्षेत्र का सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लाइक सिंपल सी बात है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं, जब वो भारतीय प्रधानमंत्री से कोई कांटेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कई सारी जो बातें हैं भाषा के कारण उनको पूरी तरह एग्जैक्ट ना समझ पाएँ दोनों व्यक्ति। ठीक है, देखो, भारतीय प्रधानमंत्री को भी इंग्लिश आती है, और जो यूएसए की जो प्रेसिडेंट है उनको तो इंग्लिश आती ही आती है। तो दोनों ही जब आपस में बात करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपस में जो कम्युनिकेशन होगा, मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि भाषा का ठीक अनुवाद ना हो पाने के कारण भी कुछ चीज़ों को सही से ना समझ पाएँ। ठीक है, तो ऐसे में बाधा उत्पन्न होती है, भाषा के कारण भी एक चुनौती उत्पन्न होती है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन के दौरान भाषा सुलभ होनी चाहिए, दोनों ही जो पक्ष हैं वो आपस में भाषा को समझ सकें, तो इससे कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी भाषा है जिसको दोनों ही सही से नहीं समझ पा रहे हैं, या दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी सुनने में भी, तो ऐसे में दिक्कत होती है कम्युनिकेशन के दौरान। इसके अलावा सांस्कृतिक चीज़ें, अब देखिए दोस्तों, ये जो अर्थगत जो चीज़ें हैं, भाषिक हैं, या जो ये चीज़ें बताई मैंने आपको, ये जो बाधाएं हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, उसी तरह सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं इनसे। जैसे कि किसी समाज का सांस्कृतिक परिवेश उस समाज की भाषा का जनक होता है। संस्कृति समाज और भाषा का गहन एवं आंतरिक संबंध है। भाषा अपने प्रवाह काल में सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं से स्पंदित होती रहती है। मतलब देखिए, भाषा किसी भी देश की संस्कृति के ऊपर डिपेंड करती है, समाज के ऊपर डिपेंड करती है। तो समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से भाषा में भी परिवर्तन होता है, और इस तरह संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव होता है कम्युनिकेशन पर। और इस तरह कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये भी एक चुनौती है, या इसे एक बाधा के रूप में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो उनके बीच कम्युनिकेशन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब भारत को ही आप ले लो, भारत के बहुत बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी में भी अंतर है। हरियाणवी हिंदी थोड़ी अलग आपको दिखाई देगी, और हो सकता है हरियाणा के कई सारे शब्द आपको एग्जैक्ट ना समझ में आए। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहाँ की हिंदी थोड़ी आपको अलग दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी ही भाषा चल रही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भाषा में भी परिवर्तन हो जा रहा है, संस्कृति या समाज के आधार पर। यूरोप में ही ले लो, अब इंग्लैंड और यूएसए दोनों ही जगहों पर यूरोपीय लोग हैं। ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है, दोनों ही जगहों पर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन यूएसए की इंग्लिश में कई सारे अंतर आ गए हैं। अब समय के अकॉर्डिंग यूएसए ने कई सारे बदलाव कर लिए हैं भाषा में, और ब्रिटेन की इंग्लिश में थोड़े अंतर आ गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, समाज का, समय का भी प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का भी एक प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन पर। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली संप्रेषण की चुनौतियाँ क्या थी, क्या क्या बाधाएं आती हैं। मुख्य रूप से 6 श्रेणियाँ आपको बताई जानी थी यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी। तो मोस्टली आपको पूरी तरह ये चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो यही कहूँगा, एक बार अगर आप और देख लेंगे वीडियो को, थोड़ी देर बाद से ही देख लेना, लेकिन आपको सारी बातें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। बहुत ईजी चैप्टर है, काफ़ी आसान है, इसमें आप कई सारी चीज़ें बना कर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।